सर अभी अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि आईआईटी में घुसने के तरीके कितने हैं, क्योंकि अब आप एंटर हो चुके हैं, आपको कई तरीके पता होंगे। जैसे ही मैं गेट दिलाता हूं, मैं एक छोटा सा ना मैं बताना चाहता हूं मैं किस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ। टीए होता है, आरए होता है ना, एमएस कई जगह पे होता है, एमटेक प्लस पीएचडी में घुस सकते हैं आप। समर एडमिशन्स होते हैं, विंटर एडमिशन्स होते हैं, स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस होती हैं। इतना तो मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए और ये भी बताइए कि और भी क्या तरीके होते हैं। बेसिकली 95% आपने बता ही दिए। तो थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। हम्म। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे जनरलाइज कैटेगरी होता है उसको अपन टीए बोलते हैं। ये 2 साल का होता है। तो इसका प्रो ये है कि मतलब 2 साल में खत्म हो जाता है मतलब जनरली। और इसका एक कौन ये है कि इसके तुम्हारी रैंक थोड़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। फिर इसका जो सेकंड अल्टरनेटिव आरए होता है। बेसिकली आरए इट्स मोर रिसर्च ओरिएंटेड, मतलब यहाँ पे तुम अपने मेजर के बजाय किसी एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे। ये 3 साल का होता है जनरली। इसका एक प्रो यही है कि मतलब यहाँ पे तुम्हारी रैंक अगर थोड़ी पीछे भी है तो देयर आर चांसेस दैट यू कैन इवन गेट ओल्ड आईआईटी जैसे आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, अगर तुम आरए में प्रेफर करते हो तो। उसके बाद फिर डेफिनेटली यू हैव एमएसआर वगैरह। एमएसआर वगैरह का ये कौन रहता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट, अगर आप टीचर्स की नज़रों में देखें तो प्लेसमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे एमएसआर का मतलब ये होता है कि यू आर मोर इंटरेस्टेड इन रिसर्च। तो बेसिकली आप यहाँ पे एमटेक करने नहीं आए हो। अकेट्स इतने मैटर नहीं करते। मोर इंपॉर्टेंट इज रिसर्च वर्क। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर से जैसे कि एमटेक की बात करूँ तो जनरली 2 सेमेस्टर हम अकेट्स पढ़ते हैं, लास्ट 2 सेमेस्टर आर फॉर प्रोजेक्ट वर्क। एमएसआर में ऐसा नहीं होता जनरली, वहाँ पे अकेट्स चलता है लेकिन वहाँ पे कम फोकस अकेट्स का होता है। एंड जनरली आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपना रिसर्च वर्क में घुस जाते हो। उसके बाद विंटर एडमिशन भी होते हैं, जनरली दिसंबर में होते हैं। और मोस्ट ऑफ द थिंग ये होती है कि कई स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता है इसके बारे में। और इसका प्लस पॉइंट ये होता है सबसे ज़्यादा कि जैसे कई सीट्स क्या होती है, जैसे कि जब जनरल एडमिशन अगस्त में होते हैं तो एक्चुअली सारी सीट तो वैकेंट भराती नहीं है, कुछ सीट्स वैकेंट भी रहती है। तो ये एडमिशन जनरली ये सीट्स आईआईटी फिलअप करती है ड्यूरिंग विंटर एडमिशन। तो इनका प्लस पॉइंट ये रहता है बेसिकली आपके रैंक काफ़ी पीछे है, अगर टीए से भी बेकार और इनफेक्ट आरए से भी पीछे। तो यहाँ पे आपको कई ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको विंटर एडमिशन मिल सकता है। और इसका कौन बस ये रहता है कि आप एक सेमेस्टर शॉर्ट रहते हो, एक सेमेस्टर आप लेट चलते हो। बट मुझे लगता है कि अगेन डजंट मैटर इन द लॉन्ग रन। तो ये भी मतलब स्टूडेंट्स को ट्राई करना चाहिए। फिर भी आप एक और एग्जाम्पल बता सकते हैं सर कि कितने रैंक का डिफरेंस आ जाता है समर और विंटर एडमिशन्स में। एक्चुअली द स्टैटिस्टिक्स आई यूज्ड टू सी इन 2016 ओनली। तो उसके बाद मैंने कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एक्चुअली आई विल नॉट से एनी स्टैटिस्टिक्स बिकॉज अच्छा। वही है कि मतलब किसी कोई अगर एकदम बिलीव कर गया तो मतलब इट माइट हैम्पर हिम। हाँ हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि द लेटेस्ट स्टैट अकॉर्डिंग टू 2020 ओनली। ओके ओके ओके। तो सर ये इसका नोटिफिकेशन कब आता है, कहाँ पर रहता है, ये आप बता सकते हैं क्या? हाँ देखिए, टीए आरए का तो नोटिफिकेशन जनरली साथ में आता है। विंटर एडमिशन का बेसिकली इट्स नॉट ओपन, मतलब जनरली सबको आपको थोड़ा यहाँ पे मतलब आपके कोई सीनियर वगैरह हैं जैसे कि, तो वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं बेसिकली, मतलब बताने में कि मतलब नवंबर दिसंबर विंटर एडमिशन आ रहा है। क्योंकि इसका जो एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं वो एकदम ओपन नहीं आते कि मतलब लाइक जनरल एडमिशन नहीं होते हैं, मतलब काफी लाइक इंटरनल एडमिशन होते हैं बेसिकली, यू कैन से दैट। तो यहाँ पे थोड़ा आपको अवेयर रहना पड़ेगा बेसिकली। जैसे नवंबर आ जाता है तो आप नवंबर में एक इंक्वायरी करना शुरू कर दीजिए कि आपके कोई फ्रेंड्स आईआईटीज में हैं, उनसे पूछ सकते हैं, या उनकी साइट से भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि दिसंबर में विंटर एडमिशन आर गोइंग टू स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। तो आप नवंबर एंड से बेसिकली आप अवेयर हो जाइए कि एडमिशन शुरू होने वाले हैं, तो आप रेगुलरली साइट्स भी चेक करते रहिए। तो वही मैटर करेगा। ओके ओके ओके, ठीक है सर। फिर भी थैंक यू, आप इतना सारी चीज़ों को हम लोगों को बता दिए। और फिर इसके बाद का क्या रहता है सीन सर? वही एमटेक प्लस पीएचडी में भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि आपको कम रैंक पे मिल जाता है? हाँ, वो डुअल डिग्री में भी ऑप्शन रहता है। पर जहाँ तो आइडिया है कि लाइक स्टार्टिंग से ये नहीं होता है। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर कन्वर्ट कर आप फर्स्ट सेमेस्टर से एमटेक करेंगे, उसके बाद आपका सीजीपीए मैटर करेगा। उसके बाद फिर उनके इंटरव्यूज होते हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर क्लियरिंग दोस इंटरव्यूज यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग द डिग्री ऑफ एमटेक प्लस पीएचडी। ओके ओके। फिर स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस के बारे में क्या कहेंगे सर? मतलब एक बंदा अगर आता है मैकेनिकल से तो उसके पास कितने स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस है, आप ये बता सकते हैं क्या? इट्स एक्चुअली बहुत वास्ट है, मतलब नाम इंगलियों पे गिन नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली वी आर ओपन टू एवरीथिंग। मतलब आप अपने कोर के लिए तो एलिजिबल हैं ही हैं, साथ में दे आर मेनली इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस, जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स हो गई, एनर्जी साइंसेस हो गया, एरोस्पेस हो गया। इवन कई कॉलेजेस रोबोटिक्स वगैरह प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह। तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं बेसिकली। तो मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है बेसिकली तो यू कैन गो इनटू वेरियस फील्ड्स। मतलब सीरियसली, मतलब अगर आप देखें आईआईटी में जाके देखेंगे, इवन यू सी द कैटलॉग, तो उनका इतने सारे ब्रांचेस है कि आप
सोचने पड़ जाएंगे कि यार ये कहाँ जाना चाहिए हाँ basically। हाँ हाँ हाँ, यही यही तो एक बात है सर। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब भरा करता था तो मेरे को समझ में नहीं आता था इसके लिए एलिजिबल हूँ, इसके लिए हूँ, इसके लिए हूँ कि नहीं हूँ, बाद में बुलाएंगे कि नहीं, कि और एक तो हर एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच का भरने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, तो ये भी एक इश्यू रह जाता है। तो ये कैसे जानेंगे कि ये हमारे लिए है कि नहीं है? मैं वही फर्स्ट पॉइंट आना चाहूंगा कि ये डेफिनेटली आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस चीज में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सोचते हैं कि मुझे डिजाइन में जाना है, लेकिन आप सोचते हैं यार मुझे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, मैं कर सकता हूँ, तो आप कहीं आईटी से रोबोटिक्स के ब्रांचेस हैं या इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस भी, तो आप उसमें अप्लाई कीजिए। इंटरव्यूज होते हैं इनके जनरली, बिकॉज ये शायद डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते हैं, इनके इंटरव्यूज होते हैं। अगर आप एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू तो यू कैन गो इनटू दैट ब्रांचेस, और अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सब ऐसी ब्रांचेस है, ये इमर्जिंग फील्ड है बेसिकली देखा जाएगा तो अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है उसमें एंड यू आर एबल टू क्लैरिफाई दैट, मतलब क्वालिफाई दैट इंटरव्यू, तो आप जा सकते हैं उसमें। मतलब बेसिकली साइड, हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आईआईटी हैदराबाद में एक डिपार्टमेंट है बायोमेडिकल। बायोमेडिकल के सारे बच्चे प्लेस हो गए, है ना, और वो भी अच्छे अच्छे पैकेजेस के साथ, 12-12 लाख के, और जापान में तो 40-40 लाख का ऐसा टाइप से दिला दिया। मतलब ये है, एक्चुअल पॉसिबल है कि इतने पे मिल जाता है। ये तो आप लोग वहां पर एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे। हाँ एक्चुअली होता ही है ना, जैसे कि आप आपने बायोमेडिकल ब्रांच बोली, ऐसे इंडस्ट्रियल ब्रांच भी होती है, एक आईटी में भी इंडस्ट्रियल ब्रांच है। इनका रीजन क्या होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी कम होते हैं, मतलब अराउंड 10 to 12 स्टूडेंट्स, और ये ब्रांचेस ऐसी है कि मतलब इनके रिक्वायरमेंट भी है, इनफैक्ट इनका ऐसा है कि इनका डिमांड काफी ज्यादा है, उनका सप्लाई काफी कम है। क्योंकि अब आपको देख लीजिए, आप भी मतलब जैसे आपको कोई बोला कि बायोमेडिकल में जाना है या इंडस्ट्रियल में जाना है, तो अपन जनरली प्रेफर नहीं करते, तो ऐसे हर कोई सोचता है कि कोर में जाओ, तो वही डिमांड सप्लाई रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो देयर आर हाई चांसेस कि इनका प्लेसमेंट हो जाता है। इनफैक्ट अभी तक आईआईटी बॉम्बे में आप देखोगे तो बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल का ब्रांच, एनर्जी साइंस और इंडस्ट्रियल का प्लेसमेंट था काफी अच्छा रहा है, मतलब बेसिकली। तो ये सब चीजें फैक्टर कर जाती है। ओके 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 सर, और कोई रास्ता जो हम लोग मिस कर गए आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए? बाकी तो फिर बीटेक है। हाँ, नहीं नहीं, बस वही मैं जानना चाहता था कि ऐसा कोई और तरीका है क्या जिससे जा सकते हैं सर। ये जैसे ये स्पॉन्सर्ड वाला रहता है, वो कैसे किया जाता है, वो पता है क्या? मतलब पैसे वैसे ले दे के भी एंटर कर सकते हैं क्या? आपको कोई आइडिया इसका? नहीं, नो आइडिया। और मतलब बेसिकली जाने तो सही चैनल से जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं एक तरीका वो जानता हूँ, कंपनीज कभी कभी अपने एम्प्लॉयज को स्पॉन्सर करती हैं कि हाँ आप जाइए वहां पर कर लीजिए करके, है ना, ये एक है सर। तो गवर्नमेंट कंपनी हाँ हाँ हो गया तो ये करती है, पर बात वही है ना कि यू फर्स्ट हैव टू एम्प्लॉय, मतलब अपने जैसे के लिए नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सर्विस कर चुके हैं डीआईडीओ में फॉर एग्जांपल, तो वहां पे फिर आपको एक पैसे मिलता है कि कंपनी विल प्रोवाइड फॉर यू एंड यू विल डू 2 years MTech and then you will serve company for this period। पर वही बात आती है कि not for freshers basically, this is for the already employees which are in job, which are already in job। तो सर जैसे हाँ हाँ बताइए बताइए। हमारे वैसे भी 3 to 4 पीपल थे जो डीआरडीओ से मतलब स्पॉन्सर थे। ओके, ये बहुत सही है सर। मैं एक और बात आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम लोगों को वहां पर हम लोग पहुंच गए हैं, है ना, आप जैसे अभी कुछ स्टोरियां वगैरह सुन रहे होंगे, कितना पैकेज चला जाता है, मतलब एमटेक के थ्रू कितना जा सकता है, या आप अभी जिस बैच में प्लेसमेंट वगैरह हुआ है, आपने क्या एकदम अच्छा वाला सुना है और कौन से ब्रांच से सुना वो? टू बी वेरी फ्रैंक मैं बोलूंगा कि आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग, बट फॉर सीएस ब्रांच स्पेशली, बीटेक तो छोड़ दो, एमटेक के लिए भी स्काई इज द लिमिट है, क्योंकि जो एमटेक करा है सीएस लोगों ने, दे हैव आल्सो डिस्कस्ड पैकेजेस अप टू एस आई एस 30 to 40। और अगर अपन इन सब की बात करें मैकेनिकल ब्रांचेस वगैरह की, तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स रहे हैं, मतलब आप ये मान के चलिए कि जो मीडियम पैकेज रहा है, मीडियम, वो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 रहा है। तो मैं ये बोल रहा था, ये तो बहुत सही है सर। मतलब आपको जहाँ पर कुछ नहीं था, पर उसके बाद भी आप अपने तरफ से मेहनत करके इतने अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ना आपको कुछ नहीं होगा आईआईटी में जाके, ये है कि बस आपको अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल पाएगा। आप कुछ ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी जानते हैं क्या सर, जो आईआईटी में कुछ हुआ होगा आपके साथ या आपके दोस्तों के साथ रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, जो आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया होगा एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस कॉलेज? एक्चुअली ऐसा है कि हम कॉलेज में सिर्फ 6 months ही रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं। इनफैक्ट हमारे सारे प्लेसमेंट्स वगैरह ऑनलाइन ही हुए थे, वर्क मतलब एक्चुअली एवरीथिंग वाज फ्रॉम होम ओनली। तो ये कह सकते हैं कि दैट वाज आवर अनफॉर्चुनेट लक, बिकॉज कैंपस लाइफ हम जी नहीं पाए।
हाँ 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 हाँ। ये तो भी एक बात है। तो अभी आप लोगों का क्या होने वाला है, जैसे एक लास्ट सेम बचा हुआ है, तो इसमें आप पूरा कॉलेज में ही रहेंगे, क्या क्या तो चीजें आप करने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे कि आप फोर्थ सेमेस्टर में मेजर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है बेसिकली, अकेड सब्जेक्ट नहीं है इन्वॉल्व, तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट घर से नहीं हो सकता है, तो देन ओनली यू आर अलाउड टू कम ओवर देयर लाइक दैट। ओके। अदरवाइज मतलब फिर अब तो घर पे ही आएगी। क्या अच्छा, वो आपका सब कुछ मतलब ये आप ऐसा बोलेंगे कि सीधा आप कॉलेज कर भी लिए बिना कॉलेज गए, यही होने वाला है? या एग्जैक्टली, है अप्रॉक्स ना? 75% हमारा घर से ही हुआ है सब कुछ। 35% आपका घर से ही हुआ है। तो वही मैं आपसे तो मतलब ये भी नहीं पूछ सकता कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या क्या चीजें देखी हाँ आपने वहां पर ये है कि आप हाँ वहां से किए हैं, सब कुछ है। तो सर अभी अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होने वाला है कि आपका इतना अच्छा रैंक आया हुआ है, आप आईओसीएल में सिलेक्ट हुए हैं, आप कैसे तैयारी किए थे और किन चीजों को फॉलो करके इतना अच्छा रैंक लेके आए थे, वो भी एक बार की ही ड्रॉप में, तो इसके बारे में बताइए। तो सबसे मैं कहना चाहूँगा कि स्टॉप फॉलोइंग अदर्स, मतलब एक्चुअली खुद अपने अप्लाई किया मैंने भी, मतलब कई मैंने भी, जैसे जब मैं घुसा था इस फील्ड में, तो हर जगह सर आपकी स्ट्रेटेजी बताइए, आपकी अप्रोच बताइए, पर बात तो आती है कि आप ले तो लेते हैं उनकी सब सारी चीज़, लेकिन जब खुद से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो हो नहीं पाता है। और दूसरी चीज़ पहले तो ये बताऊंगा कि अपने आप को मतलब बर्नआउट मत कीजिए, मतलब एकदम कैजुअल रहिए। गेट जनरली फरवरी में होती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप फरवरी तक अपने आप को इतना ओवर एग्जर्ट नहीं कर लें कि आपका गेट देने की इच्छा ही खत्म हो जाए। जनरली यही होता है बेसिकली। मैंने कई स्टूडेंट से बात भी करी थी, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, गलती क्या करते हैं, अगस्त सितंबर से फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर देते हैं भर भर, मतलब टेस्ट इतने दिन लग जाते हैं, तो होता क्या है कि तुम अपने आप को बर्न आउट कर लेते हो बेसिकली। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अक्टूबर नवंबर तक कैजुअल रहो, अपना इतना पढ़ सकते हो पढ़ो, उसके बाद फिर एक्सीलरेटर दबाओ तुम नवंबर दिसंबर जनवरी में। और इसमें ऐसा नहीं करना है कि बस नवंबर आया नहीं कि तुम एंजाइटी में तुम पैनिक अटैक करने लग गए कि सब तो मतलब 3 फुल टाइम टेस्ट दे रहे हैं, हम तो शुरू भी नहीं किए अभी। मतलब एम्पल ऑफ टाइम रहता है तुम्हारे पास, 2 मंथ से बहुत होते हैं, तो मतलब नवंबर से तुम स्टार्ट करो एक्सेलेरेटर पे पावर दबाना, तो दिसंबर और जनवरी में तुम काफ़ी एक स्पीड पकड़ लो अपनी। और मैं ये कहूँगा कि बेसिकली क्या होता है, अपने शेड्यूल को डिवाइड इस तरह से करो कि अक्टूबर या नवंबर को तुम कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, आखिरी के 2 मंथ तुम टेस्ट दो, और टेस्ट से बेसिकली सीखो कि तुमको और क्या सीखने को बचा है, क्योंकि टेस्ट में तुम ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करोगे जो तुम्हारा कंसेप्ट पूरा चेक कर लेंगे। और कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे या तुमको लगेगा कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, मतलब हमने ये फॉर्मूला तो हमने देखा ही नहीं। तो हर टेस्ट से ये सब चीज़ें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट एनालाइज करना इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ ये तक आती है कि तुम क्या क्या नई चीज़ें सीख रहे हो उन टेस्ट लेके, तो उसको भी अपने साथ में सेपरेट नोट्स बना के रखो। क्योंकि जब मैंने 2 महीने फुल टाइम टेस्ट दिए थे दिसंबर जनवरी में, तो कई चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पढ़ी ही नहीं थी, कुछ फॉर्मूले ऐसे थे जो मैं शुरू में इग्नोर कर दिया था कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन जब उस पर क्वेश्चन आया तो मुझे लगा कि यार अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो फाइनल में भी आ सकते हैं। तो उनके लिए अलग डायरी बनाओ और यू जस्ट कीप रिवाइजिंग देम। और आखिरी का मंथ में मतलब जनरली क्या करते हैं, मतलब 15 जनवरी आ गया, 25 जनवरी आ गया, लोग लगे पड़े हैं, टेस्ट दिए जा रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे तो अलग एंग्जाइटी हो रही है। तो फुल लेंथ टेस्ट का जो मार्क्स होते हैं और जो रियल गेट के मार्क्स होते हैं, इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, नॉट एट ऑल। मतलब अगर मेरी बात करूँ तो आई डिडंट स्कोर 70+ इन एनी ऑफ द मॉक टेस्ट। अगर 70+ भी आए थे अगर मॉक टेस्ट में, तो मतलब दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर मी। पर रियल गेट में इट वाज कम्प्लीटली अपोजिट। तो डोंट लेट दैट बॉदर यू एट ऑल। मतलब तुम उनसे बस ये सीखो कि आज मैंने फुल टाइम टेस्ट किया, तो मैंने गलतियाँ कहाँ करी और गलतियाँ क्यों करी, और सेकेंडली तुम उससे क्या नई नई चीज़ सीख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट रखता है। मार्क्स मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मैंने देखा कि मतलब सर हमको तो 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब 70 भी क्या, मतलब 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो हमको लग रहा कि हमारा मतलब काफ़ी डिमोटिवेट हो गए हम, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो मतलब वो ये कनेक्शन बिल्कुल मैटर नहीं करता। इनफैक्ट मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनको मेरे साथ जो मॉक टेस्ट देते थे उनको 80-85 मार्क्स आते थे, लेकिन जो गेट आया एक्चुअली तो उनके मार्क्स काफ़ी कम हो गए वहाँ पे। तो डोंट ट्राई टू मेक एनी कनेक्शन बिटवीन दिस टू एंड अननेसेसरीली मतलब खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो फालतू का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और शुरू से मतलब हाँ, जैसे अक्टूबर तक मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट से फोकस भी करो, लेकिन साथ में ना शुरू से नोट्स बनाते जाओ। जैसे मैंने ये गलती करी थी, मैंने जो नोट्स बनाने शुरू किए फॉर्मूला नोट्स वगैरह एक्सेट्रा, ये मैंने दिसंबर में ही बनाए, तो मुझे लगा कि यहाँ पे फालतू टाइम वेस्ट होना था काफ़ी। तो अगर मैं शुरू से बनाते आता साइड बाय साइड, तो मतलब मेरा एकदम सडन लोड नहीं आता, क्योंकि होता है ना
अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको एक काम 1 महीने में करना है, तो जनरली 95% लोग करेंगे नहीं, एट द 29th डे ही करेंगे वो। तो वो गलती अगर अवॉइड कर सकते हो तो करो डेफिनेटली। तो तुम शुरू से नोट्स बनाते होगा ना, तो तुम जब दिसंबर रिविजन का टाइम आए तो तुमको काफ़ी हेल्प लगेगा कि मतलब अब तो हमको बस टेस्ट देना है और उनसे बस एनालाइज ही करना है, मतलब वी डोंट हैव टू डू द पेपर वर्क एंड ऑल अगेन एंड अगेन। तो वो एक काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये सही में एक क्रिस्प आपने चीज़ें बता दी सर, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना ऐसे ही लगता है कि बस दिलाते रहो, और उसी की वजह से एक्चुअल में डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं। कई लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि ये आता था सर, नहीं बना पाए, है ना, स्ट्रेस की वजह से। तो ये बड़ी गलत बात है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूंगा सर कि जैसे अगर गेट एग्जाम हो गया है, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद का सफर क्या रहना चाहिए, आपने क्या क्या किया था और किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए गेट एग्जाम के बाद? अब डेफिनेटली यू विल हैव 2 चॉइसेस। आपकी रैंक बहुत अच्छी आ गई है और आपको इंटरेस्ट पीएसयूज में आना है, तो आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन से पीएसयूज में आपको इंटरेस्ट है और किस पीएसयू में आपको जाके अच्छा लगेगा। और अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे आई है तो आप ये देखिए कि कौन से पीएसयूज ऐसे हैं जो पीछे रैंक पे आपको चांसेस हैं वहाँ पे होने के, और फिर आपको लगता है कि नहीं यार मतलब मैं ड्रॉप नहीं ले सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपको एमटेक करना है उस साल, तो आप लिस्ट बना के देखिए उन एमटेक आईआईटीज की। मतलब यहाँ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो आईआईटीज की लिस्ट बनाइए इन दैट ऑर्डर कि आपको लगता है कि फर्स्ट आईआईटी वहाँ पे होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, उस पर्टिकुलर आईआईटी में ये ब्रांच मेरी इंटरेस्ट की भी है और यहाँ पे चांसेस होने के काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस पर्टिकुलर को लिस्ट नहीं। तो जब एट द एंड जब सीओपी वगैरह में आपको फिलिंग करने का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे सिर्फ एकदम से पैनिक कर जाता है कि सर गांधीनगर भी है, मतलब रुड़की भी है, रोपाड़ भी है, तो यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मतलब ये सब आप पेपर रन करके रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम मिलता है आपको। रिजल्ट अप्रैल में आता है अराउंड, और जो सीओपी की प्रोसीजर शुरू होती है अराउंड जून तक चलती है, तो 1 मंथ आपको ऑलमोस्ट बैठे बैठे मिलता है। तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। और अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है और आपको लगता है पीएचडी में जाना है तो नो डाउट आप सारे पीएचडी पे फॉर्म भरिए, और आपको अगर लगता है कि मतलब मेरा हो जाएगा डेफिनेटली, तो आप डेफिनेटली उसमें प्रिपेयर कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत मालूम है उनकी होती है, बीच में फंसे रहते हैं। मेन सबसे बड़ा इशू तो वही रहता है, क्योंकि जो टॉपर है उनको मालूम है उनको पीएचडी मिल जाएगा, और जो लो एकदम लो रैंकर है उनको मालूम है उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो फंसते सबसे गंदा बीच वाले हैं। क्योंकि वहाँ पे थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है कि मतलब कौन सा प्रेफर करना चाहिए, किसके प्लेस में। यहाँ पे एक्चुअली सारा इशू भी क्रिएट होता है कि कौन सी ब्रांच ले, कौन सा प्लेसमेंट ले, पुराना आईटी ले कि नया आईटी ले, नया आईटी में अच्छी ब्रांच लें कि पुराने आईटी में बेकार ब्रांच ले लें। तो ये सब चीज़ें मतलब यहाँ पे थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा खुद को, और सीनियर से बात कर सकते हो, मतलब यू कैन मतलब एनी टाइम मतलब कॉन्टेक्ट में आ सकते हो उनका थ्रू फेसबुक। देयर भी डेफिनेटली भी मतलब हर कोई बहुत खुशी से हेल्प करता है इन सब चीज़ों पे। ये मैं कई स्टूडेंट्स को बोलता ही रहता हूँ सर कि ना आप कांटेक्ट तो करके देखो यार, दे आर हैप्पी टू हेल्प, क्योंकि वो लोग भी इस फेज से गुजरे हैं और जानते हैं कि नहीं आता है स्टूडेंट को समझ में। तो आपको भी थोड़ा प्रोएक्टिव तो होना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने खुद के अपने टाइम में भी काफ़ी आपसे कांटेक्ट किया था बॉम्बे से, फिर मैंने मद्रास में कांटेक्ट किया था, तो यहाँ पर थोड़ा आपको भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। सर अभी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी में लोअर ब्रांचेस ले लें कि एनआईटी में अच्छे ब्रांचेस ले लें, आप बताइए। यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये आता है कि अगर आपको पुराने आईटीज मिल जाते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर देम, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि एकदम नया आईटी है, फॉर एग्जांपल आईटी इंदौर, रुड़की, यहाँ पे आपको ब्रांचेस थोड़ी पीछे की मिल रही है, मतलब डिज़ाइन वगैरह नहीं मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, और आपको जो टॉप के एनआईटी से जैसे त्रिची हो गया, वारंगल हो गया, यहाँ पे आपको आपकी जो इंटरेस्ट वाली ब्रांचेस मिल रही है, तो आई विल डेफिनेटली से दैट गो फॉर टॉप एनआईटीज, क्योंकि जो टॉप एनआईटीज है त्रिची, वारंगल, सूरतकाल वगैरह, यहाँ पे जो प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छे हैं। जो सी द स्टैटिस्टिक्स ओवर देयर ऑल्सो, तो इनका जो करिकुलम है, जो प्लेसमेंट्स है काफ़ी अच्छे हैं, एंड दे आर अप टू एज फार एज न्यूअर आईआईटी सच एज आईआईटी इंदौर, रुड़की वगैरह, क्योंकि ये सब न्यू आईआईटी है। यहाँ पे थोड़ा एक जो होता है ना, मतलब एक जो पहले से चला आ रहा है वो चीज़ें मैटर करती है यहाँ पे। तो जो त्रिची सूरतकाल है ये ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस जो मिलता है वहाँ वो मिलेगा एज कम्पेयर टू न्यूअर आईआईटी। तो डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगा कि आप टॉप एनआईटी प्रेफर कीजिए, त्रिची सूरतकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है सर, मतलब स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता है कि इस सिचुएशन में मेन क्या किया जाए। तो सर हम लोगों ने गेट के बारे में डिस्कशन कर लिया, कैसे दिया जाए, क्या क्या किया जाए। फाइनली हम लोग ना एक चीज़ पर रैप अप करेंगे। आपने इतने सारे इंटरव्यूज़ भी क्रैक किए हैं, है ना, क्योंकि आपने पीएसयू आप ज्वाइन किए थे, वहाँ पर आपने इंटरव्यूज़ को भी क्रैक किया था। तो आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में हम लोगों को शेयर करिए कि कहाँ पर क्या क्या हुआ था और आपने कैसे इतने सारे पीएसयूज़ को क्रैक किया। तो अगर मैं देखूँ जाऊँ
तो पीएसयू की अगर बात करूँ तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, लाइक आपका टेक्निकल नॉलेज और दूसरा आपका कंपनी के बारे में नॉलेज। और नो डाउट अगर आप पीएसयू के इंटरव्यू में बैठे हैं तो आपका टेक्निकल नॉलेज इज वेरी गुड, एंड दे डोंट टेस्ट हो, लाइक दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी आइंस्टाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। दे डोंट वांट दैट आप हमारे फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं आईएसएल बीपीसीएल में, तो वो उनको ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए थे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। क्योंकि अगर तुम वहाँ पे ये दिखा दोगे कि सर हम तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं या बहुत ही अलग ही लेवल पे जा रहे हैं, तो वो तुमको प्रेफर नहीं करेंगे, यहाँ तुमको बैकफायर कर जाएगा। क्योंकि फिर उनको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा इतना हाई लेवल पे जा रहा है, तो डेफिनेटली ही विल लीव अस विद इन अ ईयर ओनली एंड ही विल गो फॉर पीएचडी। तो यहाँ पर थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है आपको कि सर हमको टेक्निकल नॉलेज साउंड है एंड पीएसयू में आना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली ऑलवेज स्टडी लिटिल बिट ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल मैं कई लोगों को जानता हूँ जो आईएसएल में बैठ के इंटरव्यू दिया था और उनसे पूछा था कि आईएसएल में जो एलपीजी बनाती है उसका नाम क्या है, तो वो भारत के बता के आए हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भली छोटी चीज़ लगती है, कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ पे बड़ा खेल कर जाती है। वहाँ पे अगर आपका भले टेक्निकल बहुत अच्छा गया है, लेकिन अगर आपको एक उसके कंपनी के एक प्रोडक्ट का नाम नहीं पता है तो डेफिनेटली इट्स द गेम ओवर। तो ये यहाँ पे बताइए। ये सब चीज़ें डेफिनेटली माइंड में रखना चाहिए, मतलब कुछ तो एटलीस्ट पता हो आपको। आई एम नॉट सेइंग दैट आप पूरा उसका स्टैटिस्टिक्स जान के रट के चले जाओ, कितना फाइनेंशियल हुआ, दे डोंट केयर अबाउट फाइनेंशियल लॉस एक्सेट्रा। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी कि तुम 10 साल ले लो तो तब भी मैटर नहीं करती। बेसिकली वो देखना चाहते हैं कि तुम कितना इंटरेस्ट ले। तो जस्ट आस्क रैंडम क्वेश्चन दैट फॉर एग्जांपल हमारे 2-3 प्रोडक्ट्स का नाम बताओ, सिंपल लाइक दैट ओनली। बस वो ये देखना चाहते हैं कि तुम इतना भी प्रिपेयर करके आए हो कि नहीं आए। बहुत सही सर, बहुत बहुत सही। इतनी सारी चीज़ें अभी हम लोगों को जानने को मिल गई ना कि इंटरव्यू को कैसे किया जाए, गेट को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, और पूरा हम लोगों ने आईआईटी के बारे में डिस्कशन कर लिया। तो मेरे को लगता है ऐसा हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। आप अगर कुछ लास्ट मैसेज हमारे गेट एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे, जो लोग अभी गेट दिलाए हैं प्लस जो अब अगले नेक्स्ट ईयर में हम लोगों का दिलाने वाले 22 में, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे उनके लिए? मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके साथ लेकिन रैशनल डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हारे पास जमाने भर का सेल्फ बिलीफ हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम डिसीजन रैशनल नहीं ले पा रहे हो तो दैट विल डेफिनेटली बैकफायर। तो आई विल डेफिनेटली से दैट 2 थिंग्स हमेशा अपने पास रखो, एक सेल्फ बिलीफ और दूसरा रैशनल डिसीजन। तो डेफिनेटली ये 2 चीज़ें अगर पास हो गई तो इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द गेट। तो ठीक है इन लाइफ ऑल्सो, लाइफ में भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि हम लोगों ने पूरा ये डिस्कशन आज एक अलग ही लेवल पे चला है। मतलब लिटरली मुझे पता नहीं था कि इतनी सारी चीजें भी होती है, लोग इतने चीजों को सोचते भी हैं, लोग पैसों को साइड रख के अपने दिल की चीजों को भी करते हैं। तो ये सही में हाँ, एक भी बच्चा अगर इस चीज से अफेक्ट हो गया ना सर, आज से किसी भी टाइम पे कभी भी कोई एक इंटरव्यू देख रहा होगा और ये अफेक्ट कर गया ना, तो उसकी लाइफ शायद चेंज हो जाए। तो थैंक यू सो मच सर इतना इंपॉर्टेंट अपना टाइम देने के लिए। और स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है जरूर लाइक करिएगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड इतना टाइम देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर आपको भी। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि एवरी स्टूडेंट अगर उसको लगता है फील है तो डेफिनेटली ही कैन कॉन्टेक्ट थ्रू फेसबुक और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वी विल डेफिनेटली हेल्प हिम। ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। तो तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।